स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडियाज बिगेस्ट स्कैम इज इट्स एजुकेशन सिस्टम। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? अगर हम गूगल की माने तो इसका जवाब है इटली में 1088 में एस्टैब्लिश हुई द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना, जो आगे जाकर 12th सेंचुरी में एक यूनिवर्सिटी के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हुई। लेकिन वो तो ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी जो तब से लेकर आज तक कंटिन्यूअसली ऑपरेशनल है। ऐसे में हमारे प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए तक्षशिला, जिसे इंडस रिवर के किनारे 6th से 5th सेंचुरी BCE के बीच स्थापित किया गया था। लिटरेरी एविडेंस के बेसिस पर ऐसा माना जाता है कि संस्कृत ग्रामर के ओरिजिनेटर पाणिनि और अर्थशास्त्र के राइटर चाणक्य तक्षशिला में ही पढ़ाया करते थे। वहीं मौर्याज के एम्पायर में भी ये एक इंपॉर्टेंट एजुकेशनल हब था। हालांकि आज की बात करें तो ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, लेकिन पार्टीशन से पहले ये अखंड भारत का ही भाग था। इस तरह बिहार में लोकेटेड नालंदा वर्ल्ड की फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जो 5th सेंचुरी AD में एस्टैब्लिश की गई थी, जहां हमारे देश के ही नहीं बल्कि फेमस चाइनीज ट्रैवलर फाहाइन हायुनसांग, ईत्सिंग इत्यादि बुद्धिज्म और संस्कृत भाषा की शिक्षा ग्रहण करने आए थे। ऐसे में हम देख सकते हैं कि शिक्षा को लेकर भारत की विरासत बेहद समृद्ध है। यहाँ की गुरु शिष्य परंपरा सदियों से शिक्षा के आदान प्रदान का माध्यम बनी रही है। वहीं संस्कृत वैदिक युग में लिखी गई आर्यभट्ट और पिंगला की मैथमेटिक्स बेस्ड रिसर्च वर्क, सुश्रुत एंड चरक की मेडिकल साइंस बेस्ड बुक्स और वरह मिहिर के एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत आज भी मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च को गाइड करते हैं, जिससे हमें साफ पता चलता है कि हमेशा से ही हमारे देश में एजुकेशन की क्या वैल्यू रही है। मगर आज हमारे एजुकेशन सिस्टम को आखिर क्या हो गया है? आखिर क्यों एक समय में देश विदेश के लिए ज्ञान का एपिसेंटर बने रहने वाला भारत आज शिक्षा के क्षेत्र में इस कदर पिछड़ चुका है कि आज दुनिया के सबसे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन दूर दूर तक नजर नहीं आता, बल्कि यूनिसेफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी भारत के पुअर स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगाते देखे जा रहे हैं। सिमिलरली, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो जहां एक और एंशिएंट टाइम्स में दुनिया भर के स्कॉलर्स भारत आकर शिक्षा ग्रहण करते थे, तो वहीं अब हाल ये है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 7.65 लाख भारतीय स्टडीज के लिए अब्रॉड गए, जबकि केवल 40,431 फॉरेन स्टूडेंट्स ही भारत आए, जो आंकड़ा अपने आप में यह बयां करने के लिए काफी है कि आज की स्थिति में ग्लोबल लेवल पर इंडियन एजुकेशन का क्या स्टेटस है। यहां तक कि अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि आज के एजुकेटेड इंडियन यूथ के बेरोजगार होने के चांसेस अनएजुकेटेड इंडियन से ज्यादा हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर ये कैसा स्कैम है? तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक समय में विश्व गुरु रहे भारत का एजुकेशन सिस्टम आज इस कदर जर्जर हालत में कैसे पहुंच गया। लेकिन आज का हमारा ये डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये टॉपिक आपके UPSC मेंस GS पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी, GS पेपर 2 के गवर्नेंस और सोशल जस्टिस से रिलेटेड सेक्शंस के साथ साथ एसए पेपर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। Why India needs to be educated? दोस्तों, यूं तो भारत की फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ और देश की जनता की सोशल वेलबींग ही एक तरह से एजुकेशन पर ही टिकी है, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2017 और एजुकेशन कमीशन की लर्निंग जनरेशन रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में अगर सभी बच्चों को स्कूल एजुकेशन के माध्यम से सिर्फ बेसिक रीडिंग स्किल्स भी प्रोवाइड करा दी जाएं, तो दुनिया में 171 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सकता है, जो कि वर्ल्ड टोटल का 12% होगा। ऐसे में देश में पॉवर्टी एलिविएशन के लिए एजुकेशन ही भारत का सबसे असरदार हथियार साबित हो सकता है। सिमिलरली, वर्ल्ड बैंक यह दावा करता है कि यदि कोई देश अपनी पॉपुलेशन में एवरेज ईयर्स स्कूलिंग को 1 साल से बढ़ा दे तो इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में 0.37% की बढ़ोतरी हो जाती है। सिमिलरली, लिटरेसी रेट में 1% की बढ़ोतरी देश की GDP ग्रोथ में 0.3% का इंक्रीमेंटल इफेक्ट क्रिएट करती है, जबकि भारत जैसे यूथफुल पॉपुलेशन वाले देश के लिए ये इफेक्ट और भी ज्यादा इंक्रीमेंटल हो सकता है।
जहां उसकी एजुकेटेड और स्किल्ड यूथफुल वर्कफोर्स सही मायनों में डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट दे सकती है। यही नहीं, आज जहां पूरा विश्व टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इकोनॉमिक वॉर में लगा हुआ है, वहां भारत का एजुकेटेड यूथ उसे एक एज प्रोवाइड कर सकता है। यही कारण है कि हाल ही में इकोनॉमिस्ट और एक्स आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी इस बात को एम्फेसाइज किया है कि यदि भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो उसे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है। मगर एजुकेशन सिर्फ बेटर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी सोसाइटी में पीस मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इससे हम न केवल सही और गलत के बीच की अपनी समझ को बेहतर करके अपने लिए इंप्रूव्ड मॉरल एंड एथिकल गाइडलाइंस सेट कर पाते हैं, बल्कि ये हमारे सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलबींग का भी एक डिसाइडिंग फैक्टर सिद्ध होते हैं। एजुकेशन से हमें रिक्वायर्ड नॉलेज, टेक्निक, स्किल एंड इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे हम अपने राइट्स और ड्यूटीज की समझ और बेहतर करके एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल और अपनी सोसाइटी के एक अकाउंटेबल सिटीजन बन पाते हैं। अगर हम गौर करें तो वैसे तो क्राइम और एजुकेशन लेवल के कोरिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए ढेरों इंटरनेशनल रिसर्चेस हुई हैं, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में इंडिया के वेरियस प्रिजन्स में लॉज्ड प्रिजनर्स में लगभग 65% प्रिजनर्स ऐसे हैं जो या तो इलिटरेट हैं या फिर उन्होंने 9th क्लास तक ही शिक्षा ग्रहण की है। वहीं देश में केवल 11% प्रिजनर्स ही ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन या उससे हायर एजुकेशन है। इससे हम साफ देख सकते हैं कि एक व्यक्ति में जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जाता है, उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज में एसोसिएट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती जाती है। अगर हम इसे ब्रॉडर स्केल पर देखें तो एजुकेशन एक सोसाइटी को भी सम्मिलित रूप से पीसफुल एंड लॉ अबाइडिंग बनाती है। यही नहीं दोस्तों, क्या आपको पता है कि एजुकेशन का सीधा कोरिलेशन एक सोसाइटी की होलिस्टिक हेल्थ से भी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार वो स्टेट्स जहां विमेन एजुकेशन का लेवल ज्यादा है, उन स्टेट्स ने चाइल्ड एंड मदर हेल्थ पैरामीटर्स जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एटसेट्रा में अन्य स्टेट्स की तुलना में काफी बेहतर परफॉर्म किया है। इंडिया में केरला, गोवा, मणिपुर, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है। और अगर हम यहाँ के एजुकेशन पैरामीटर्स को देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर 10 या उससे ज्यादा सालों की स्कूल एजुकेशन हासिल करने वाली महिलाओं का परसेंटेज नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। वहीं बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान के केस में इस मदर्स एजुकेशन एंड चाइल्ड हेल्थ कोरिलेशन का कॉन्ट्रास्ट भी हमें साफ देखने को मिलता है। इस तरह फीमेल लिटरेसी हैज अ पॉजिटिव बेयरिंग ऑन द सेक्स रेशियो, और जिन स्टेट्स में फीमेल लिटरेसी रेट ज्यादा है वहां पिछले 3 डेकेड्स में जेंडर पैरिटी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। लिटरेसी रेट एंड सेक्स रेशियो का पॉजिटिव कोरिलेशन हम नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के कॉन्ट्रास्टिंग फिगर्स में साफ देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि एक वेल एजुकेटेड नेशन के बेनिफिट्स को कुछ आर्ग्यूमेंट्स में समराइज करना आसान नहीं है, लेकिन ये सभी फायदे तभी उठाए जा सकते हैं जब हम सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन को समान रूप से अवेलेबल करवा पाएं। पर अगर हम आज की स्थिति में देखें तो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। आइए अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इश्यूज विद इंडियन एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, यदि हम एजुकेशन के सबसे बेसिक पैरामीटर लिटरेसी रेट की ही बात करें तो इंडिया अन्य ब्रिक्स देशों के कंपैरिजन में सबसे पीछे खड़ा नजर आता है, जहां इंडिया को छोड़कर बाकी सभी ब्रिक्स कंट्रीज का लिटरेसी रेट 90 to 95% से ज्यादा है। वहीं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के 2018 के सर्वे और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार इंडिया में ये 77.7% ही है। उसमें भी फीमेल्स में लिटरेसी रेट 70% के आसपास है, जो कि एक लिटरेसी के अटेनमेंट में एक बड़ा जेंडर गैप दर्शाता है। ये जेंडर गैप खासतौर पर एक चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि अगर एजुकेशन के फील्ड में हमारी आधी आबादी यानी फीमेल्स इतना पीछे रह जाएंगी तो हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जैसा हमने अभी देखा कि विमेन एजुकेशन फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कितना जरूरी है, क्योंकि एक एजुकेटेड वुमन ही अपने हेल्थ का कॉन्शियसली ध्यान रख पाएगी और एक कॉन्शियस हेल्थी वुमन ही एक हेल्थी फ्यूचर जनरेशन इंश्योर कर पाएगी। इसके साथ ही साथ अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के डेटा पर नजर डालें तो ये शो करता है कि प्राइमरी एजुकेशन में एंटर करने वाले कुल बच्चों में से सिर्फ आधे ही अपर प्राइमरी लेवल में एंटर कर पाते हैं। वहीं इसके बाद भी आधे ही
9 to 12 क्लास साइकिल में पहुंच पाते हैं, तो इनका अपनी स्कूलिंग पूरी न कर पाना भी एक बड़ी समस्या है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एजुकेशन की क्वालिटी पर भी अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर 2023 बियॉन्ड बेसिक्स के अनुसार 14 से 18 साल के बीच की एज ग्रुप के केवल 25% स्टूडेंट्स ही मदर टंग में सेकेंड क्लास के लेसन पढ़ पाते हैं। यही नहीं, 14 से 18 साल तक के स्टूडेंट्स में आधे से ज्यादा बच्चे बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी नहीं कर पाते, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की पुअर फाउंडेशनल स्किल्स दर्शाता है। लेकिन ऐसा हो भी क्यों ना, यूनेस्को की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2021, जिसका थीम था नो टीचर्स नो क्लास, उसमें यह बात सामने आई कि इंडिया में लगभग 1.2 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ वन सिंगल टीचर ऑपरेट करता है, और ऐसे स्कूल्स 89% रूरल एरियाज में से हैं। वैसे स्कूल एजुकेशन की पुअर क्वालिटी और ज्यादा ड्रॉपआउट्स का एक रीजन पब्लिक स्कूल्स का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा 2015 में की गई एक रिसर्च के अनुसार स्कूल की पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस स्टूडेंट्स को स्कूल के रिगार्ड में नेगेटिवली फील कराती हैं, और स्कूल के सोशल क्लाइमेट को लेकर यह नेगेटिव परसेप्शन उनके हाई एब्सेंटीज्म को प्रमोट करता है, जो आगे जाकर लो टेस्ट स्कोर्स और पुअर एकेडमिक अचीवमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। इसी कड़ी में 2019-20 की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट के अनुसार देश के 42,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में पीने के पानी की फैसिलिटी तक नहीं है। वहीं 15,000 से ज्यादा स्कूल्स ऐसे भी हैं जिनमें टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ 2020 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा प्रेजेंटेड रिपोर्ट के अनुसार देश के 44% गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट्स का अपने स्कूल को लेकर पैदा होने वाले नेगेटिव परसेप्शन को समझना मुश्किल नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा इंडियन पब्लिक स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के पुअर होने का एक बड़ा कारण यहां का लो प्यूपिल टू टीचर रेशियो भी है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डेटा के अनुसार 2020-21 में इंडिया के प्राइमरी स्कूल्स में ये रेशियो 26.3:1 है, यानी हर 26.3 स्टूडेंट्स पर एक टीचर। तो वहीं स्वीडन में ये 12:1, ब्रिटेन में 16:1 और कनाडा में 9:1 है। इन कन्वेंशनल इश्यूज के अलावा एजुकेशन सेक्टर में एक नया इशू भी देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे सोसाइटी में टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन में एक डिजिटल डिवाइड भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर कोविड के दौरान जब बाकी सभी चीजों की तरह स्कूल्स बंद होने की वजह से एजुकेशन भी ऑनलाइन प्रोवाइड की जाने लगी, तो अपने इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच का ये अंतर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिला। 2020 की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सर्वे ऑन डिजिटल एजुकेशन डिवाइड की रिपोर्ट के अनुसार नियरली 4% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स एंड 23% ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड्स के पास ही कंप्यूटर था। वहीं कंट्री में महज 24% हाउसहोल्ड्स में इंटरनेट एक्सेस था। यही नहीं, गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशन को डिजिटाइज करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डेटा बताता है कि देश के महज 24.2% स्कूल्स में ही इंटरनेट का एक्सेस है। ऐसे में एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज एंड इक्विटेबल बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, अब अगर हम क्वांटिफाइबल इश्यूज को छोड़कर क्वालिटेटिव इश्यूज की बात करें तो जनरली ऐसा देखा गया है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम रोट लर्निंग एंड बुकिश नॉलेज पर ज्यादा फोकस करता है। साथ ही साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम में और इंडस्ट्री डिमांडेड स्किल्स में भी एक बड़ा गैप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हाईली एजुकेटेड लोग भी इंडस्ट्रीज में गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पाने में असफल सिद्ध होते हैं। इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड पर CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की जुलाई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2050 के बीच इंडिया 15 से 64 साल की वर्किंग एज पॉपुलेशन में 183 मिलियन न्यू वर्कफोर्स ऐड करेगा। साथ ही साथ ऐसा अनुमान है कि अगले 3 दशक में इंक्रीमेंटल ग्लोबल वर्कफोर्स में इंडिया का शेयर 22% होगा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यह आंकड़ा सुनने में जितना ग्लोरीफाइंग लगता है उतना ही क्रूशल भी है, क्योंकि यदि इस वर्किंग एज पॉपुलेशन को अप्रोप्रिएट स्किल्स एंड एम्प्लॉयबल एजुकेशन प्रोवाइड न करवाई गई तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक बर्डन में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग अक्रॉस द स्ट्रीम्स इंडिया के महज 46.2% ग्रेजुएट्स ही मार्केट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एम्प्लॉयबल हैं।
इसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 13 मिलियन लोग वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन इनमें केवल 4 में से 1 मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, 5 में से 1 इंजीनियर और 10 में से 1 ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयबल है। यानी पढ़े लिखे होने के बावजूद यदि आपके देश का युवा बेरोजगार है, इसका मतलब आपके एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि इंडिया इसी तरह की इनकेपेबल वर्कफोर्स क्रिएट करता रहा तो उसका ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक नाइटमेयर बन जाएगा। दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी डिग्रेड होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि स्कूल टीचर्स के लिए स्टेट वाइज अलग अलग सिलेक्शन पैरामीटर्स एंड सर्विस कंडीशंस हैं और इन टीचर्स की प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर खास ध्यान न देने की वजह से इनकी क्वालिटी भी इंश्योर कर पाना एक बड़ा चैलेंज है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स अक्सर टीचर सिलेक्शन और ट्रेनिंग के लिए एक यूनिफॉर्म्ड सिस्टम डेवलप करने की बात करते हैं। मगर इसके साथ ही एक्सपर्ट्स द्वारा एक और बात भी बड़ी प्रबलता से सामने रखते हैं और वो है एजुकेशन सेक्टर में कम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, जहां भारत आज भी अन्य देशों की तुलना में अपने एजुकेशन पर काफी कम खर्च कर रहा है। खासतौर पर अगर हम दूसरी एशियन कंट्रीज से तुलना करें, यूनेस्को डेटा के अनुसार इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर रेट्स ऑन एजुकेशन पर स्टूडेंट। अगर हम एजुकेशन के फील्ड में गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाने वाली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें तो वो अपनी जीडीपी का लगभग 6 से 7% एजुकेशन पर खर्च करती हैं। यही कारण है कि जहां एक ओर भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश की जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करने की बात रखती है, जो हमें आज भी होता दिखाई नहीं दे रहा। जी हां, बीते साल के यूनियन बजट में हमने एजुकेशन के लिए जीडीपी का महज 2.9% शेयर एलोकेट किया, जबकि 2024 के लेटेस्ट इंटरिम बजट में हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बजट में 7% की कटौती देखने को मिलती है, जहां हमें यूजीसी और आईआईएम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के भी बजट एलोकेशन में एक मेजर फॉल देखने को मिला। यही कारण है कि एजुकेशन के फील्ड में इतने हिस्टोरिक अचीवमेंट्स देने के बाद भी आज वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है। हाल ही में जारी की गई टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में देश की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में भी जगह नहीं बना सकी। मगर यदि हम गौर से देखें तो भारत के इस पुअर एजुकेशन सिस्टम को फ्यूल करने का एक बड़ा कारण हम और आप भी हैं। वो कैसे? तो चलिए अब हम ये भी समझ लेते हैं। बट वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। दोस्तों, एंशिएंट टाइम्स से भी भारतीय शिक्षा पद्धति में खुद की थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने पर काफी ध्यान दिया जाता था। यहां तक कि 7th सेंचुरी एडी में हर्षवर्धन एम्पायर के दौरान शिक्षा ग्रहण करने भारत आए हायुन सांग ने अपनी पुस्तक सीयू की या बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड में भारत की शिक्षा पद्धति की तारीफ करते हुए लिखा है कि एजुकेशन को लेकर इतना एंथुजियाज्म और डिसिप्लिन मैंने कहीं नहीं देखा। यहां गंभीर से गंभीर टॉपिक्स को भी शास्त्रों और नॉलेज पर बेस्ड डिबेट्स के माध्यम से डिस्कस किया जाता है। यही नहीं, यहां की आम जनता से एजुकेटर्स और फिलोसोफर्स को जैसा सम्मान मिलता है वो अद्वितीय है। और यही तर्क वितर्क हमेशा से नए थॉट्स और प्रिंसिपल्स के बिल्डिंग स्टोन्स साबित होते रहे हैं। जहां ये बात केवल भारत पर ही नहीं बल्कि ग्रीक में सोक्रेटिस के फिलोसॉफिकल स्कूल से लेकर यूरोपियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक सब पर लागू होती रही है। मगर यदि हम आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर नजर डालें तो स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन तक हर ओर रट्टामार रोट लर्निंग पर ही ध्यान दिया जाता है, जिसका मकसद केवल ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है, जिससे देश के यूथ की क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर तो फुल स्टॉप लगता ही है, मगर उन पर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए बच्चों पर छोटी उम्र से ही महंगी कोचिंग्स का बोझ लाद दिया जाता है, जहां या तो वो ये बोझ उठा लेते हैं या फिर इसी बोझ के तले दम तोड़ देते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम कोटा जैसे कोचिंग हब्स में हर साल बढ़ रहे स्टूडेंट सुसाइड्स के रूप में भी देख सकते हैं। मगर यदि हम गौर से देखें तो मार्क्स और कोचिंग का यही ऑब्सेशन कहीं ना कहीं हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम को बिगाड़ रहा है, जहां एक बच्चे और उसके पेरेंट्स के साथ साथ अक्सर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान भी बच्चे के स्कूल की पढ़ाई से हटकर उसकी कोचिंग क्लास पर ही फिक्स हो जाता है। हालांकि इस विशेष साइकिल को तोड़ने के लिए सरकार ने हाल ही में कुछ कड़े गाइडलाइंस बनाए हैं, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के कोचिंग में एडमिशंस पर बैन लगा दिया है।
मगर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार का ये कदम आखिर कितना कारगर साबित होता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आजकल अपने बच्चों को महंगी से महंगी कोचिंग और स्कूल्स में पढ़ाना एक माँ बाप की केवल मजबूरी ही नहीं बल्कि शौक भी बन गया है। जी हां, अक्सर महंगे स्कूल्स और कोचिंग को पेरेंट्स स्टेटस सिंबल की तरह शो ऑफ करते दिखाई देते हैं। अब देखिए ना, हाल ही में यह खबर सामने आई कि हैदराबाद का एक स्कूल LKG की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपीस चार्ज कर रहा है, जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन द्वारा प्रेजेंटेड स्टेट ऑफ द सेक्टर रिपोर्ट प्राइवेट स्कूल्स इन इंडिया के मुताबिक भारत के प्राइवेट स्कूल्स महंगे होने के बाद भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते। मगर यह हाल केवल स्कूल एजुकेशन सिस्टम का नहीं है, बल्कि कुकुरमुत्ते की गति से लगातार बढ़ते प्राइवेट कॉलेजेस का भी है, जहां से हर साल लाखों करोड़ों युवा बिना किसी एम्प्लॉयबल स्किल्स के अलग अलग डिग्रीज के साथ बाहर आ रहे हैं। यही कारण है कि यदि हम ILO की रिपोर्ट पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि देश में बढ़ती एजुकेशन स्टेटस के साथ साथ हमारे युवा की बेरोजगारी भी बढ़ती जाती है। जी हां, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा बताता है कि देश में ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी दर 29.1% है, जबकि देश में वो लोग जो अनपढ़ हैं उनमें यह दर महज 3.4% है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में डिग्रीधारी युवा को डिग्री तो मिल जाती है, मगर अनस्किल्ड होने की वजह से न तो उसकी पसंद की जॉब मिल पाती है और न ही वो मनरेगा या दूसरे छोटे मोटे जॉब्स लेना चाहता है। इसके बाद भी जो बच जाते हैं वो अपने आत्मसम्मान का गला घोटकर मास्टर्स डिग्री और PhD होने के बाद भी सरकारी पीएन और रेलवे क्लास 4 की जॉब्स के एप्लीकेशन फाइल करते देखे जाते हैं। ऐसे में हमें भी सोचने की जरूरत है कि आखिर हम अपने बच्चों और देश के एजुकेशन सिस्टम को किस ओर ले जा रहे हैं। वे फॉरवर्ड। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में जारी हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की इन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने की दिशा में एक आशा की किरण जरूर जगाई है। इस पॉलिसी ने 1986 के एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करके इंडियन एजुकेशन के फील्ड में एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट प्रपोज किया है। यह पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में 5 फाउंडेशनल पिलर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये पिलर्स हैं एक्सेसिबिलिटी, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिससे न केवल इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, एजुकेशन के क्वालिटी, एनरिचमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी को भी ट्रांसपेरेंसी के साथ इंश्योर किया जा सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एम है कि 21st सेंचुरी की नीड्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, ताकि इंडिया को एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाया जा सके। साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बेटर इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड इंडस्ट्रियल इनपुट्स की मदद से स्कूल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को भी कंबाइन किए जाने की कोशिश की गई है, ताकि स्कूल एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड नॉलेज भी प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे वो फ्यूचर मार्केट नीड्स एंड अपने इंटरेस्ट्स के बेसिस पर खुद के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज बना सके। NEP 2020 ने हायर एजुकेशन में ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को 2018 के 26.3% से 2035 तक 50% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, जो अगर वो अचीव कर पाने में कामयाब होता है तो ये इंडिया के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप साबित होगा। साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रमोट करने एंड एजुकेशन के लिए होलिस्टिक अप्रोच रखने के साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए NEP एजुकेशन में मदर लैंग्वेज के यूज को भी प्रमोट करती दिखाई देती है, जिससे एजुकेशन में लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन न हो सके और इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए सभी को समान रूप से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। इसके अलावा इन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट स्टेट्स के सहयोग से बहुत सी स्कीम्स भी इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे 1995 में शुरू की गई मिड डे मील स्कीम, जिससे स्कूल और आंगनवाड़ी के बच्चों को दिन में एक बार का न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल कराया जा रहा है, जिससे न केवल उनकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो पाएगी बल्कि स्कूल में उनकी अटेंडेंस भी इंश्योर कराई जा सकेगी। साथ ही एजुकेशन की क्वालिटी इन्हांस करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा रमसा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, निष्ठा पोर्टल एटसेट्रा,
इसी प्रयास के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा 2019 में लॉन्च की गई नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट्स निष्ठा के तहत देश भर में 42 लाख टीचर्स को ट्रेन करने का टारगेट रखा गया है। इसी के साथ साथ दीक्षा ऐप के माध्यम से टीचर्स जब चाहें और जहां चाहें अपने मोबाइल की मदद से विभिन्न मॉड्यूल्स में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट पास करके अपनी ट्रेनिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मदद से बदलते रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टीचर्स अपने स्किल गैप को दूर कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। हालांकि टीचिंग में बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कंपेटिटिव सैलरीज को इंश्योर किए जाने की दिशा में भी काम किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट हैरिक हैनुशेक के अनुसार एक अच्छे टीचर द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट एक साल में 1.5 साल की प्रोग्रेस करता है, वहीं एक इंफीरियर टीचर एक स्टूडेंट की लर्निंग पेस को आधा कर देता है। इसके अलावा एजुकेशन में जेंडर डिवाइड कम करने के उद्देश्य से और खासतौर पर फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे उड़ान स्कीम, जिसके माध्यम से 11th और 12th क्लास में पढ़ने वाले डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से सिलेक्टेड 1000 गर्ल्स को प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फ्री प्रिपरेशन अवेलेबल कराई जाएगी, ताकि हायर एजुकेशन में फीमेल एनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके। इसी तरह सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भी एलिमेंट्री एजुकेशन में अक्रॉस जेंडर एंड सोशल कैटेगरीज गैप्स को फिल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें प्राइवेट सेक्टर और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के इन्वॉल्वमेंट को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए विद्यांजलि स्कीम, उन्नत भारत अभियान, विद्वान पोर्टल, ज्ञान नेटवर्क एटसेट्रा स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन के फील्ड में आईटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसके बेसिस पर यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी यानी NEAT, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी एंड स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि एजुकेशन के फील्ड में डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके और सभी को इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। दोस्तों, गवर्नमेंट के इन स्टेप्स को देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से विश्व गुरु बनकर दुनिया पर अपना परचम लहराएगा, क्योंकि एक वेल एजुकेटेड एंड स्किल्ड यूथ ही भारत के स्वर्णिम युग का नया अध्याय लिखता है। जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किए गए वाराणसी डिक्लेरेशन ऑन हायर एजुकेशन इसी विश्वास को और मजबूत बनाता है। दोस्तों, एजुकेशन को लेकर ही नोबेल अवॉर्डी मलाला यूसुफजई ने कहा था, वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक, वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। और अगर हम इस कथन के बारे में गंभीरता से सोचें तो ये बात पूरी तरह यथार्थ जान पड़ती है। इसी के साथ हम अपने वीडियो डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते यूपीएससी एग्जामिनेशन के रेलेवेंस को देखते हुए इस टॉपिक से जुड़ा एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, और वो सवाल है, डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इंप्रूविंग एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया, our country is failing on many fronts. Explain by giving reasons. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।